वेलकम टू योर रॉकेट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द वॉकिंग डेड सीरीज का पहला सीजन। तो चलिए देर किस बात की। सीरीज की शुरुआत में डेप्यूटी रिक ग्राइम्स को दिखाते हैं जिसे एक शूट आउट के दौरान गोली लग गई थी। कुछ हफ्तों बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में अकेला पाता है। हर तरफ लाशें पड़ी होती है और कुछ लाशों को एक कमरे में बंद किया जाता है। रिक एकदम कंफ्यूज होकर एक साइकिल पर अपने घर जाता है, पर वहाँ उसकी पत्नी और बेटा नहीं होते। जब वो वहाँ से निकलता है तो एक लड़का उस पर हमला कर देता है और रिक बेहोश। होश आने पर वो खुद को एक बेड से बंधा हुआ पाता है। फिर मॉर्गन नाम का आदमी रिक से उसके घाव के बारे में पूछता है तो रिक एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये घाव गन शॉट से लगा था। ये सुनकर मॉर्गन रिक को आजाद कर देता है। वो ये भी बताता है कि वॉकर के काटने से नॉर्मल इंसान भी वॉकर बन जाता है। दरअसल ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर वॉकर कहा जाता है। रात को मॉर्गन के घर के आसपास कई ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं। उनमें से एक मॉर्गन की पत्नी होती है। मॉर्गन बताता है कि तुम्हारी पत्नी और बेटा अटलांटा के रिफ्यूजी कैंप में होंगे। फिर वो रिक को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी के बारे में बताता है, जहां इस इन्फेक्शन की दवाई पर रिसर्च चल रही होती है। रिक, मॉर्गन और उसका बेटा ड्वेन पुलिस स्टेशन जाते हैं। फिर रिक वहां से गन उठा लेता है और मॉर्गन को राइफल और रेडियो दे देता है। फिर रिक एक पुलिस कार में अटलांटा की ओर निकलता है। इसी बीच मॉर्गन और ड्वेन घर लौट आते हैं। मॉर्गन ऊपर जाकर ज़ॉम्बी को लगातार शूट करने लग जाता है। वो अपनी पत्नी को भी मारना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच रिक हाईवे के सर्वाइवर्स कैंप को एक मैसेज भेजता है, जहां उसकी पत्नी लॉरी अपने बेटे कार्ल के साथ होती है। वे मैसेज रिसीव करते हैं लेकिन अटलांटा के खतरनाक सिचुएशन के बारे में रिक को वो वार्निंग मैसेज नहीं भेज पाते। अब लॉरी रिक के बेस्ट फ्रेंड शेन के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। रास्ते में कार का फ्यूल ही खत्म हो जाता है और रिक को कहीं फ्यूल स्टेशन नजर ही नहीं आता। वो अपने पिता के फार्म में जाता है जहां उन्होंने पूरी फैमिली को शूट कर दिया था और आखिर में खुद भी मर गए। अब रिक फार्म से एक घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है। जब वो अटलांटा सिटी पहुंचता है तो उसे ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। तभी अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और रिक उस साउंड को फॉलो करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में ही फंस जाता है। ज़ॉम्बीज़ घोड़े पर अटैक करते हैं और रिक बचकर भाग जाता है। वो एक मिलिट्री टैंक के अंदर छुप जाता है। तभी उसे रेडियो पर उसके फ्रेंड ग्लेन की आवाज सुनाई देती है। सर्वाइवर्स कैंप में लॉरी मशरूम्स तोड़ने के बहाने जंगल में जाती है और वहां शेन के साथ इंटीमेट हो जाती है। यहाँ रेडियो पर एक आदमी रिक को वार्न करता है कि ज़ॉम्बीज़ घोड़े को खा रहे हैं, तुम जल्दी से वहां से भाग जाओ। रिक हिम्मत करके टैंक से बाहर निकलता है और वहां से भाग ही जाता है। फिर वो एक जगह पर ग्लेन से मिलता है। दोनों लैडर की मदद से एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और वहां से एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां फर्स्ट फ्लोर पर एक स्टोर होता है। ग्लेन और उसके साथी यहाँ फूड आइटम्स लेने आए थे। बिल्डिंग के ऊपर से मरिल नाम का आदमी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहा होता है, पर टी डॉग नाम का आदमी मना करता है क्योंकि उसके एम्यूनेशन खत्म हो रहे होते हैं। अब रिक बीच में घुसकर मरिल को पीटता है और उसे एक पाइप के साथ हथकड़ी लगा देता है। फिर मॉरल्स नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो बताता है कि अटलांटा में कोई सर्वाइवर कैंप है ही नहीं, सब झूठ है। दरअसल हम और बाकी सर्वाइवर्स पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। अब वे बिल्डिंग के बेसमेंट में होकर बाहर जाना चाहते हैं लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं। फिर रिक सजेस्ट करता है कि पास की किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हम जा सकते हैं और वहां से बच सकते हैं, पर वहां के सर्वाइवर्स बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे जिंदा लोगों को स्मेल कर सकते हैं। तभी रिक को एक बेहतरीन आइडिया आता है। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बीज़ का खून और बॉडी पार्ट्स को अपने ऊपर लगा देते हैं। फिर वो हथकड़ी की चाबी टी डॉग को देता है। टी डॉग कैंप को मैसेज करता है कि हम ट्रैप हो चुके हैं, पर शेन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसी बीच रिक और ग्लेन ज़ॉम्बीज़ के बीच से बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करके चलने लग जाते हैं, लेकिन उनका बैड लक तो देखो, अचानक बारिश हो जाती है और उनके शरीर पर लगा हुआ खून साफ होने लग जाता है और धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ को उनकी बू भी आने लग जाती है और वो उनको चेज करने लगते हैं। दोनों बचकर फिर एक ट्रक तक पहुंचते हैं और रिक ग्लेन से कहता है कि तुम ट्रक को बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ। फिर वो एक स्पोर्ट्स कार की ग्लास को तोड़कर उसका अलार्म चालू कर देता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर उनके साथी बिल्डिंग से नीचे आते हैं और ट्रक में चढ़ने लगते हैं, लेकिन टी डॉग गलती से हथकड़ी की चाबी ड्रेनेज में गिरा देता है और अब मरिल बिल्डिंग में अकेला पड़ा हुआ है जबकि उसके साथी बाहर निकल जाते हैं। मरिल खुद से बातें करने लग जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा पीटता है। अब मरिल वहां पर पड़ी हुई आरी को निकालने की कोशिश करता है। कैंप में लॉरी कार्ल के बाल काट देती है लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और तभी पहाड़ की शांति को चीरती हुई ग्लेन की स्पोर्ट्स कार वहां पर आती है। दरअसल वो कार का अलार्म ऑफ करना नहीं जानता। तभी जिम नाम का एक आदमी उसकी मदद करता है। पीछे ही उनका ट्रक भी आ जाता है। अब मॉरल्स अपनी फैमिली के साथ मिलता है। रिक लास्ट में उतरता है और अपनी फैमिली को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर रिक शेन को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने इतने दिन
रिक की पत्नी और बेटे को सुरक्षित रखा। उनके साथियों में से डेल नाम का आदमी कहता है कि हमें डैरियल को उसके भाई के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, पर रिक कहता है कि मैं खुद उसे बताऊंगा। दूसरी ओर एड नाम का एक आदमी शेन से बहस करने लग जाता है। रात को लॉरी रिक को उनका फोटो एल्बम दिखाती है जो वो घर से लेके आई थी। सुबह रिक देखता है कि करोल नाम की औरत ने उसका यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करके रख दिया है। दूसरी ओर मोरल्स, डेल और जिम ने मिलकर ग्लेन की कार के सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं। रिक मरिल को लेने वापस अटलांटा जाना चाहता है, पर तभी जंगल से बच्चों की चीख सुनाई देती है। वे जाकर देखते हैं तो एक हिरन को ज़ॉम्बी काट रहा होता है। वे ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। तभी झाड़ के पीछे से डैरियल आता है। वो परेशान होता है क्योंकि उसी ने इस हिरन का शिकार किया था, लेकिन अब वे उसको खा नहीं सकते। फिर शेन डैरियल को बताता है कि रिक उसके भाई मरिल को अटलांटा में ही छोड़ आया है। वो गुस्से में चाकू उठा लेता है, पर वे उसको शांत करते हैं और फिर डैरियल, रिक, ग्लेन और टी डॉग मरिल को लेने वापस अटलांटा जाते हैं। अब शेन रिक की रिवॉल्वर के लिए एमुनिशन के 4 राउंड्स देता है। फिर डेल रिक को वायर कटर्स देता है। रिक उससे कहता है कि मैं खोया हुआ टूल बैग जरूर लेकर आऊंगा। जब वे चले जाते हैं तो शेन कार्ल को पास के तालाब में मेंढक पकड़ना सिखाता है। दूसरी ओर औरतें कपड़े धो रही होती है। तभी लॉरी आकर कार्ल को वापस कैंप में भेज देती है और शेन को वार्न करती है कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। तभी एड अपनी पत्नी करोल को बुलाता है, पर एंडरा नाम की औरत उसको रोक देती है। फिर जब करोल इनकार करती है तो एड उसके मुंह पर पंच कर देता है। इतने में शेन वहां आकर एड को पीटता है। अब करोल शौक के मारे रोने लग जाती है। यहाँ रिक, डैरियल, ग्लेन और टी डॉग वैन को रेल रोड पर छोड़कर उस बिल्डिंग के रूफ पर पहुंचते हैं। वे खून से गीली आ रही और एक कटा हुआ हाथ देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। कैंप के पास एंडेरा और उसकी बहन एमी एक बोट में फिशिंग कर रही होती है। दोनों अपने पापा और अपनी फैमिली के बारे में बहुत डिस्कस करती हैं, पर दोनों उम्मीद करते हैं कि उनके पेरेंट्स ठीक होंगे और यहाँ की तरह वहाँ इन्फेक्शन नहीं फैला होगा। कैंप में डेल देखता है कि जिम बहुत देर से एक जगह पर बेलचे से खुदाई कर रहा है। अटलांटा में डैरियल टी डॉग पर अटैक करने को तैयार हो जाता है, पर रिक उसे शांत करता है। फिर वे मैरिल का कटा हुआ हाथ एक बैग में डाल देते हैं। वे खून के निशान को फॉलो करके पास की बिल्डिंग में पहुंचते हैं। यहाँ डेल के पूछने पर भी जिम नहीं बताता कि वो क्यों खोद रहा है। एंडेरा और एमी ढेर सारा फिश पकड़ लेती है। वहाँ रिक की टीम किचन में जाकर देखती है। वहाँ शायद मैरिल ने अपने घाव को आग से डिसइंफेक्ट करने की कोशिश की थी। आगे तलाश करने से पहले रिक वेपन्स वाला बैग निकाल देना चाहता है। कैंप में सभी जिम को रोकते हैं क्योंकि वो लगातार खुदाई करता जाता है। अटलांटा में ग्लेन चुपचाप गन वाला बैग लेने देता है और रिक, टी डॉग और डैरियल उसको कवर करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक अजनबी आकर डैरियल से कुछ बात करने लगता है। तभी कुछ आदमी आकर ग्लेन को पकड़कर लेके जाते हैं। डैरियल एक एरो फायर करता है जो कि एक गैंग के आदमी को लग जाती है। वे अपने घायल साथी और गन्स का बैग वहीं छोड़कर ग्लेन को लेके जाते हैं। अब यहाँ कैंप में शेन जिम को एक पेड़ के साथ बांध देता है। वो माफी मांगता है कि मैंने तुम सबको डरा दिया। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों खोद रहा था, लेकिन कल रात मुझे कोई डरावना सपना आया, लेकिन अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। वहाँ रिक की टीम को पता चलता है कि घायल आदमी का नाम मिगुल है। मिगुल इन्हें अपने ग्रुप के पास लेके जाता है। उनका लीडर ग्लेरमो कहता है कि मिगुल और गन्स वाले बैग को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरे आदमी ग्लेन को नीचे फेंक देंगे। टी डॉग और मिगुल वापस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। डैरियल कहता है कि हमें ग्लेन की कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि गन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्लेन ने रिक की जान बचाई थी, इसलिए वो उसको नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर वे फिर ग्लेरमो के पास जाते हैं, लेकिन गन्स न लौटाने का फैसला भी कर देते हैं। तभी अचानक एक बुजुर्ग औरत आकर विनती करती है कि फिलिप को मत लेके जाओ, पर रिक कहता है कि हमें ग्लेरमो की तलाश है। फिर वो औरत इन्हें पीछे के कमरों के पास लेके जाती है जहाँ कुछ बुजुर्ग होते हैं। तब पता चलता है कि ग्लेरमो फिलिप नाम के नर्स के साथ मिलकर इन बुजुर्गों को ज़ॉम्बीज और दूसरे डाकुओं से बचा रहे होते हैं। इनका मिशन देखकर रिक उन्हें अपने आधे वेपन्स दे देता है। फिर जब वे रेल रोड पर पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी वैन गायब होती है। उन्हें लगता है कि मरिल वैन ले गया होगा। वे पैदल चलकर कैंप में लौट आते हैं। वहाँ एंडेरा डेल से एक पेपर रैपर मांगती है ताकि वो अपना मरमेड नेकलेस संभाल कर रख सके। वो इसे एमी को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहती है। दूसरी ओर शेन जिम को खोल देता है और बच्चों के साथ मिलकर फिश की क्लीनिंग करता है। शाम को सभी फ्राइड फिश एंजॉय करते हैं। फिर करोल एड के टेंट में जाती है, लेकिन वो किसी भी सेलिब्रेशन में भाग नहीं लेना चाहता। कैंप फायर में डेल कहता है कि टाइम को ट्रैक करने के लिए मैं रोज अपनी वॉच को वाइंड करता रहता हूँ। इसी बीच एड को एक ज़ॉम्बी अटैक करती है। दूसरा ज़ॉम्बी एमी के हाथ को चबा देता है। अब वहाँ पर बिल्कुल हलचल मच जाती है, पर सब मिलकर ज़ॉम्बीज़ अटैक को मैनेज कर लेते हैं। एंडेरा अपनी बहन की लाश पर रोने लग जाती है। तब जिम बताता है कि शायद मुझे सपना आया था कि कई लोग मौत के घाट उतरने वाले हैं और इस वजह से मैं सारा दिन कब्र खोद रहा था। अगली सुबह रिक मॉर्गन को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करके बताता है कि अटलांटा सिटी अब ज़ॉम्बीज़ का राज्य बन चुका है, इसलिए तुम अटलांटा से दूर रहना। फिर एंडेरा एमी की लाश के पास बैठकर रो रही होती है। लॉरी उसको दिलासा देती है, लेकिन उसका दुख कम नहीं होता।
दूसरी ओर ग्लेन और टी डॉग लाशों को जला रहे होते हैं। रिक एंडेरा से बात करने की कोशिश करता है पर वो उस पर गन तान देती है। फिर रिक घबराकर दूर चला जाता है। ड्रैल कहता है कि हमें जल्द से जल्द एमी को डिस्पोज करना होगा वरना वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बनकर हम पर अटैक कर सकती है। लेकिन वे एंडेरा को शोक मनाने का वक्त देना चाहते हैं। मॉरेल्स और ड्रैल एक लाश को आग में डालने जाते हैं लेकिन ग्लेन कहता है कि इन्हें दफनाना होगा। तभी जैक्वी नाम की औरत और जिम मिलकर लाशों को इकट्ठा करते हैं। तभी जैक्वी जिम की शर्ट पर खून लगा हुआ देखकर उससे सवाल करती है पर वो कहता है कि लाशों को उठाते वक्त लग गया होगा। लेकिन जब जैकी को सच का पता लगता है तो वो विनती करता है कि प्लीज किसी को मत बताना, पर जैक्वी घबराकर सभी को बता देती है। इतने में जिम बेलचा उठा लेता है। टी डॉग उसको पीछे से पकड़ लेता है और ड्रैल उसकी शर्ट उठाकर देखता है तो उसके पेट में ज़ॉम्बी बाइट का निशान होता है। सभी सोचने लग जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए, पर रिक उसे मारने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम इसे लेकर सीडीसी जा सकते हैं जो यहाँ से 25 मील की दूरी पर है, हम सभी वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। पर शेन कहता है कि हमें फोर्ट बैगिंग की आर्मी बेस में चले जाना चाहिए जो कि अपोजिट डायरेक्शन में 100 मील्स की दूरी पर है। वहाँ जाना ज्यादा सेफ होगा, दोनों जगहों पर खाना और रहने की जगह मिलेगी। पर रिक का मानना है कि फोर्ट बैनिंग अब तक लोगों से भर गया होगा। इतना ही नहीं, सीडीसी में ज्यादा सुरक्षा है क्योंकि न्यूक्लियर अटैक या फिर टेररिस्ट अटैक के वक्त सबसे पहले सीडीसी को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी बीच डैरेल जिम को मारने जाता है लेकिन रिक उस पर गन तान देता है। शेन भी रिक को सपोर्ट करता है, तब जाकर डैरेल अपना वेपन फेंक देता है। अब रिक जिम को वैन के अंदर बेडरूम में भेज देता है। डेल एंड्रिया को बताता है कि मेरी पत्नी कैंसर पेशेंट थी, मैंने उसे हर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजा लेकिन वो पहले से ही अपना अंत स्वीकार कर चुकी थी। जब वो मर गई तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे लगा कि उसके साथ बिताया हुआ मेरा हर पल एक धोखा था। तब एंडेरा स्माइल करके एक पिंक टिश्यू पेपर में लपेटा हुआ मरमेड नेकलेस निकालती है। फिर वो एमी को हैप्पी बर्थडे कहकर उसे नेकलेस पहनाती है। दूसरी ओर डैरियल मरे हुए ज़ॉम्बीज के सर पर कुल्हाड़ी मारता रहता है। जब वो एड के सर पर मारने जाता है तो क्रोल उसको रोक देती है और कहती है कि इसे तो मैं मारूंगी। ये कहकर वो कुल्हाड़ी उठाकर एड के सर पर लगातार वार करती है। वो कई सालों से एड के जुल्म सह रही थी और अपना सारा गुस्सा आज निकाल रही होती है। यहाँ एंडेरा एमी से माफी मांगती है और फिर उसके सर पर शूट कर देती है। ड्रैल लाशों को जला देना चाहता है लेकिन लॉरी कहती है कि हमें सबको शोक मनाने का वक्त तो देना ही चाहिए, फिर हम लाशों को दफना देंगे, उनको जलाना ठीक नहीं है। वैन के अंदर जिम को अजीब से विजुअल्स दिखते हैं। वो देखता है कि उसकी बाइक से खून निकल रहा है और कई लोग मरे पड़े हैं। बाहर मरे हुए लोगों का फ्यूनरल होता है। डेल एमी की लाश को एक कब्र की ओर लेके जाता है लेकिन एंडेरा उसको रोक देती है। वैन के अंदर जिम खांसता है तो खून निकलता है। रिक कहता है कि हम तुम्हें सीडीसी ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर शेन लॉरी से कहता है तुम रिक को कन्विंस करो कि सीडीसी जाने का फैसला गलत है, पर लॉरी साफ कह देती है कि हम रिक के प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। इनकी बातचीत सुनकर रिक को लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। फिर रिक, शेन और डेल जंगल के अंदर जाकर ज़ॉम्बीज को खत्म कर देना चाहते हैं। शेन फिर रिक से कहता है कि सीडीसी जाना ठीक नहीं है, पर रिक अपने फैसले पर बिल्कुल अड़ा रहता है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती है। अब सभी अपने गन्स लेकर अलग अलग दिशाओं में चेक करने जाते हैं। शेन अपनी गन उठा लेता है तो उसका एम रिक पर पड़ता है और वो गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड्स के लिए बिना हिले खड़ा रहता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है और उसका फोकस टूट जाता है। फिर वो अपनी गन नीचे कर देता है और नोटिस करता है कि डेल उसको देख रहा था। कैंप में लौटने के बाद शेन सबको बताता है कि हमें रिक का फैसला मान लेना चाहिए, हम कल सुबह सीडीसी की ओर निकलेंगे। सुबह होते ही रिक मॉर्गन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हम सीडीसी जा रहे हैं, हम वहाँ का रूट मैप हमारी रेड कार पर टेप से चिपका कर जाएंगे ताकि तुम और तुम्हारा बेटा मैप को फॉलो करके सीडीसी पहुँच सके। शेन सभी को इंस्ट्रक्ट करता है कि सभी को एक साथ रहना होगा। तभी मॉरेल्स बताता है कि मेरी फैमिली सीडीसी नहीं जाएगी बल्कि हम बर्मिंघम जा रहे हैं जहाँ मेरी वाइफ के पेरेंट्स रहते हैं। फिर एक मॉरेल्स को 0.357 मैग्नम रिवॉल्वर देता है। मॉरेल्स की बेटी कैरोल की बेटी सोफिया को अपनी गुड़िया देकर अपनी फैमिली के पास लौट आती है। फिर वे सब मॉरेल्स की फैमिली से विदा लेकर वहां से निकलते हैं। वैन के अंदर जिम की हालत बहुत खराब होती जाती है। रास्ते में वैन का रेडिएटर होज फट जाता है। शेन और टी-डॉग उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने निकलते हैं तो जिम कहता है मुझे यहीं छोड़ दो और तुम लोग सीडीसी चले जाओ, मुझसे तुम सबको खतरा है। वे उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहते लेकिन जिम बार बार विनती करता है कि प्लीज तुम लोग चले जाओ, मेरे साथ मत रहो। वे जिम को एक पेड़ के पास छोड़ देते हैं। जैक्वी उसके गाल पर किस करती है और वे अपना सफर जारी रखते हैं। किसी और जगह पर एक वीडियो मॉनिटर पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। इसका नाम डॉक्टर जेनर है। वो बताता है कि इस वायरस आउटब्रेक के 194 दिन हो चुके हैं और 63 दिन पहले ये इन्फेक्शन दुनिया भर में फैल गया था। फिर वो एक बायोहजार्ड सूट पहनकर अपनी लैब में पहुंचता है। वो एक टिश्यू सैंपल निकालता है जिस पर TS19 लिखा हुआ है। सैंपल निकालकर वो एक एक्सपेरिमेंट करता है।
उसी दौरान वो गलती से सैंपल पर लिक्विड गिरा देता है। तभी एक अलार्म बजता है और उसे अलर्ट कर देता है कि एयर क्वालिटी टॉक्सिक हो गई है। वो तुरंत एक डिकंटामिनेशन चैम्बर में जाता है और अपना सूट निकाल देता है। फिर वो एयरलॉक की सेफ्टी के बीच अलर्ट मैसेज सुनता है कि फुल डिकंटामिनेशन शुरू हो गया है। वो परेशान होता है कि उसका सैंपल अब किसी काम का नहीं रहा। वो जगह पूरी तरह जलने लग जाती है। अब जेनर बताता है कि मेरे सारे टेस्ट सैंपल मिट चुके हैं, इसलिए मेरे जीने का अब कोई मतलब नहीं। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, लेकिन मरने से पहले वो जी भर के शराब पीना चाहता है। रिक और उसके साथी शाम को सीडीसी पहुंचते हैं। वहाँ कई 100 लाशें पड़ी होती है। वे मेन बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बंद है। सिक्योरिटी मॉनिटर के जरिए जेनर उनको देख लेता है। बाहर ज़ॉम्बीज इन्हें सेंस कर लेते हैं। शेन कहता है कि अब भी वक्त है, हम फोर्ट बेनिंग जा सकते हैं। तभी एंडेरा कहती है कि फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया है और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, हम वहां तक कैसे जाएंगे। लॉरी भी घबरा जाती है, लेकिन रिक उसको समझाता है कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, तुम शांत हो जाओ। तभी जेनर बड़बड़ाता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। रिक सिक्योरिटी कैमरा का मूवमेंट नोटिस कर लेता है और मेटल डोर्स पर पीटने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि हमें अंदर अलाउ करो। इतने में ज़ॉम्बीज उनको घेर लेते हैं और तब दरवाजा खुलता है। अंदर से तेज रोशनी आती है। तभी फ्लैशबैक में इस आउटब्रेक की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है। शेन रिक से मिलने किंग काउंटी हॉस्पिटल में जाता है। उसने डेप्यूटी शेरिफ का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। वो देखता है कि आर्मी जल्दी जल्दी पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर रही है और इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रहे होते हैं। वो रिक को बचाकर ले जाना चाहता है, लेकिन उसके शरीर पर कनेक्ट किए हुए ट्यूब्स और वायर्स देखकर वो ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल रिक कोमा में है। तभी 2 आर्मी सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और शेन रिक के बेड के पीछे छुप जाता है। वो रिक को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी पावर भी ऑफ हो जाती है और सारे मॉनिटर्स बंद हो जाते हैं। वो अपने पार्टनर रिक को किसी भी तरह बचाना चाहता है। फिर वो उसके सीने पर कान रखकर सुनता है कि ये सही है कि नहीं, पर उसे रिक की धड़कन सुनाई नहीं देती। वो बहुत दुखी होता है कि कहीं रिक मारा तो नहीं गया। वो रिक को कमरे में बंद कर देता है और कुछ भारी चीजों से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रिक और उसके साथी सीडीसी के अंदर पहुंच चुके हैं। तभी डॉक्टर जेनर आता है और सबका ब्लड टेस्ट करना चाहता है। कैरोल बताती है कि उसे अंडरग्राउंड की बंदी जगहों से बहुत डर लगता है, पर जेनर कहता है कि तुम मत सोचो कि ये बंद जगह है। वो उन्हें कंट्रोल रूम में लेके जाता है। रिक पूछता है कि बाकी डॉक्टर्स कहाँ पर हैं, तो जेनर बताता है कि सिर्फ मैं बचा हूँ। वो एंडेरा का खून ले लेता है, तो वो पूछती है कि ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत है, अगर मुझे इन्फेक्शन होता तो बुखार होता, पर जेनर बताता है कि ये यहाँ का प्रोसीजर है। फिर वे सीडीसी के कैफेटेरिया में खाना खाते हैं। यहाँ खाने और शराब की कोई कमी नहीं होती। सब बहुत खुशी से खाना खाते हैं और खूब सारा ड्रिंक भी करते हैं। फिर सब वहाँ के लग्जरियस बाथरूम्स में नहाते हैं, लेकिन शेन बहुत गुस्से में होता है और शराब की पूरी बोतल पी जाता है। एंडेरा भी बहुत उदास होती है। जेनर की खातिरदारी के लिए रिक उसको थैंक यू करता है। अब क्रॉल काल और सोफिया को सुलाने के लिए लेके जाती है। लॉरी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देख रही होती है। शेन लॉरी से कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, रिक के आते ही तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन लॉरी कहती है तुमने मुझे ये बताया था कि रिक मर गया है, लेकिन अब तो रिक जिंदा है, इसलिए हम दोनों की रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती। वो लॉरी के साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन वो उसे नाखूनों से घायल कर देती है। जब रिक सोने आता है तो उसे पता चलता है कि लॉरी रो रही है। वो सोचता है कि लॉरी ज़ॉम्बी से घबराने की वजह से रो रही है। वो नहीं जानता कि कुछ देर पहले शेन ने उसके साथ क्या किया था। अगली सुबह सभी कैफेटेरिया में जाते हैं और बच्चों के अलावा सभी हैंगओवर में होते हैं। लॉरी रिक को एस्प्रिन देती है जो जेनर ने उसको दिया था। तभी शेन आता है और कॉफी लेने लग जाता है। टी-डॉग पूछता है कि तुम्हारे गर्दन पर नाखूनों के निशान क्यों हैं? पर शेन कहता है कि नींद में गर्दन पर मेरा नाखून लग गया होगा। तभी जेनर आता है और उन्हें कंट्रोल सेंटर में लेके जाता है। फिर वो उन्हें TS-19 यानी टेस्ट सब्जेक्ट 19 का ब्रेन स्कैन दिखाता है। ये एक इन्फेक्टेड इंसान का है जिसने सीडीसी को अपने ब्रेन स्कैन का वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन दी थी। फिर जेनर एक्सप्लेन करता है कि इन्फेक्शन के बाद इसके ब्रेन के ब्लड वेसल्स फट गए थे और खून वेसल्स के बाहर फैलने लगा। आखिर में जब पेशेंट मारा गया तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है। अब वे एमी और जिम के बारे में सोचकर बहुत दुखी होते हैं। उनका भी यही हाल हुआ होगा। अब जेनर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता है कि मरने के बाद TS-19 का क्या हुआ। अब उसके ब्रेन के अंदर के पार्ट्स धीरे धीरे चमकने लग जाते हैं। फिर उसके ब्रेन को एक बुलेट चीर देता है। एंडेरा रियलाइज करती है कि उसने इसी तरह एमी के स्कल में बुलेट उतार दिया था। तभी जेनर कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये क्या बीमारी है या इसका क्या इलाज होगा। दूसरे रिसर्च सेंटर से मेरा कांटेक्ट भी कट चुका है क्योंकि यहाँ पावर ही नहीं है। तब डेल उसको रोककर पूछता है कि दीवार पर लगा हुआ क्लॉक काउंटडाउन क्यों हो रहा है। दरअसल जब टाइमर 0 पर जाएगा तो बेसमेंट जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इस पूरे सेंटर को डिकंटामिनेट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ लैब एक्सप्लोड हो जाएगी ताकि यहाँ के इन्फेक्शन सैंपल्स यहीं जलकर राख हो जाएं। अब रिक, शेन, टी-डॉग और ग्लेन जनरेटर्स को चेक करते हैं।
जब वे बेसमेंट में होते हैं तो बिल्डिंग की इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती है। कार्ल और लॉरी ऊपर कमरे में होते हैं और तभी अचानक बिल्डिंग के अंदर ऑक्सीजन कट हो जाती है। फिर जेनर एक औरत की फोटो देखकर कहता है कि मैंने कम से कम अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की, मुझे यकीन है कि तुम मुझ पर गर्व करोगी। अब लाइट्स एक एक करके ऑफ होने लग जाते हैं। जेनर बताता है कि ये बिल्डिंग खुद को शट डाउन कर रही है। आधे घंटे में पूरी बिल्डिंग डिकंटामिनेट हो जाएगी और इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं है। तभी इमरजेंसी अलार्म्स जोर से बजने लगते हैं। रिक सभी को अपनी चीजें उठाकर जल्दी से जल्दी बाहर भागने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकले जेनर उन्हें कंट्रोल सेंटर में लॉक कर देता है और कहता है कि तुम लोगों को अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस बिल्डिंग के साथ हम सभी एक्सप्लोड होने वाले हैं। फिर डैरेल और शेन अपने गन्स और कुल्हाड़ियों से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर जेनर कहता है कि यह दरवाजा इतना स्ट्रांग है कि रॉकेट लॉन्चर भी इसको नहीं तोड़ सकता। रिक जेनर पर चिल्लाता है कि तुम इतने दिन से यहाँ कर क्या रहे थे, तुम बचकर क्यों नहीं भागे। तब जेनर कहता है कि TS-19 मेरी पत्नी थी और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आखिरी सांस तक इस रिसर्च में अपनी पूरी कोशिश जारी रखूंगा। पर रिक और लॉरी कहते हैं कि तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन हमें बाहर जाने दो ना। इस पर जेनर कंट्रोल सेंटर का डोर अनलॉक कर देता है, लेकिन कहता है कि कंट्रोल सेंटर से तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलना नामुमकिन है। वो रिक से हाथ मिलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। वो एग्जिट की ओर भागते हैं, लेकिन जैकवी CDC में रहना चाहती है क्योंकि वो एमी और जिम की तरह इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहती। तभी एंडेरा भी CDC में रुकने का फैसला करती है। डेल भी एंडेरा के साथ रुकने का फैसला करता है। CDC लॉबी में सारे दरवाजे लॉक होते हैं। वे दरवाजों और खिड़कियों पर पीटते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं, यहाँ तक कि उन पर शूट भी करते हैं। तभी क्रोल एक हैंड ग्रेनेड निकालकर रिक को दे देती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारा पैंट वॉश करने जा रही थी तो ये पैंट पॉकेट में था। रिक तुरंत उसे डिटोनेट कर देता है और डिकंटामिनेशन से कुछ ही मिनट पहले ग्रेनेड ब्लास्ट होता है और ग्लास टूट जाता है। बेसमेंट में डेल एंडेरा को प्रॉमिस करता है कि मैं इस हाल में तुम्हें नहीं छोड़ सकता, पर एंडेरा नहीं चाहती कि डेल उसके साथ मरे। बाहर वे ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए वैन की ओर भागते हैं। वैन में चढ़ने के बाद वे देखते हैं कि डेल और एंडेरा भी बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे होते हैं। जेनर और जैकवी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिक्योरिटी मॉनिटर्स को देखते हैं और खुश होते हैं कि रिक अपने साथियों के साथ बच निकला। डेल और एंडेला भागकर मिलिट्री ब्लॉकेड के पीछे छुप जाते हैं और तभी CDC बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती है। फिर दोनों भागकर वैन में चढ़ जाते हैं। अब रिक इंजन स्टार्ट करता है और वे उस जगह से दूर जाने लग जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ द वॉकिंग डेड का पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, सीरीज के टोटल 11 सीजन रिलीज हो चुके हैं और अगर आप इस सीरीज के अगले वाले सीजन भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उन्हीं के आधार पर हम आगे के सीजन्स की वीडियो बनाएंगे। और ये पहला सीजन आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।